हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 8 पॉइंट न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन चैप्टर 7 प्रिंट कल्चर द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। और आज हम इसका जो टॉपिक है इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे जो पब्लिकेशन की फॉर्म आ रही थी बिल्कुल न्यू फॉर्म हो चुकी थी। पहले जो पब्लिकेशन था और अब के पब्लिकेशन में क्या चेंजेस है। तो आप listen carefully and I'm start now. Printing created an appetite for new kinds of writing. That means कि वहाँ पर जो अब न्यू काइंड ऑफ राइटिंग थी उसकी भूख पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। प्रिंटिंग क्रिएट होने लगा था। पब्लिकेशन जो बताई है, राइटिंग बताई है, उसमें अब चेंज आने लगा। एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, अब पहले से ज्यादा पीपल रीड कर सकते थे। दे वॉन्टेड टू सी देयर ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशंस, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्टेड इन वर्ड दे रीड। और अब जो अपनी लाइफ के अंदर उनके रिलेशन थे, इमोशन थे, एक्सपीरियंसेस थे, वो अब क्या हो रहे थे, उनकी लाइफ के साथ, रियल लाइफ के साथ अटैच हो रहे थे। वो रिफ्लेक्ट देख सकते थे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो रीड करते थे, बिल्कुल मैच कर सकते थे अपनी लाइफ से। द नोवेल लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो फॉर्म डेवलप हो रही थी उपन्यास की, साहित्य की, वो आइडली क्रिएट हो रहा था यहाँ भी। एट सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म स्टाइल, यानी यहाँ भी वही फॉर्म, स्टाइलिश जो फॉर्म था वो आने लगा। फॉर्म रीडर जो थे उनका बिल्कुल न्यू वर्ड मानो हो चुका था, एक्सपीरियंस में स्टार्ट हो चुका था। और उनका स्पर्श बिल्कुल स्पष्ट था, यानी विविड सेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब उनकी ह्यूमन लाइफ्स में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसमें बिल्कुल क्लियर था उनका, और न्यू वर्ड उनके सामने था, नया एक्सपीरियंस उनके सामने था। तो हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो सीधे सीधे ये पढ़ रहे हैं किस तरीके से पब्लिकेशन है, वो पहले कैसा पब्लिकेशन था, अब कैसा है। यानी न्यू, बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड, बिल्कुल लाइफ जो हमारी सिचुएशन चल रही होती है वो अगर हम मैच करें नोवेल से, बुक से, तो बिल्कुल मैच हो रही थी। और अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म ऑल्सो एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग करने के लिए वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे साहित्य ऐसे थे, लिटरेरी थी, जो एंटर कर चुकी थी। उनकी स्टोरीज, उनके लिरिक्स, उनके ऐसे सोशल और पॉलिटिकल मैटर पे लिखे जाते थे और डिफरेंट वे में लिखे जाते थे। और ये कोशिश की जाती थी reinforce द न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइफ्स पे, यानी उनकी ह्यूमन लाइफ्स जो है, रियलिटी है, उसके ऊपर लिखे जाए। एंड इंटीमेट फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स से उसको अटैच किया जाए, क्योंकि जो रियल लाइफ में एक्चुअली में चल रहा होता है अगर वही हम लोग के सामने आए तो हम उस चीज में ना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कोशिश की जा रही थी कि जो ह्यूमन लाइफ्स है और जो इनकी इंटीमेट फीलिंग्स है, क्लोज किया जाए उनकी फीलिंग से। एंड अबाउट द किससे, पॉलिटिकल और सोशल रूल्स, यानी जो सामाजिक और राजनीतिक था उससे रिलेटेड इनको एक शेप दी जाए, इन ताकि रीडिंग्स जो है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो, और वो हो भी रही थी। उसके बाद है कि एंड ऑफ 18th सेंचुरी में जैसे कि न्यू विजुअल कल्चर अगर अब शेप ले रहा था, न्यू बिल्कुल विजुअल कल्चर आ रहा था जिसको हम देख सकते हैं। उसके अंदर अब क्या हो रहा था, उसमें नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज हो रही थी। विजुअल इमेजेस कुड बी इजिली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपी। अब आप देख सकते थे जो विजुअल इमेजेस थी, जो यानी जिस इमेज को आप देख सकते हो वो अब मल्टीपल कॉपीज में रिप्रोड्यूस हो रही थी, बहुत सारी कॉपीज निकाली जा सकती थी। एंड पेंटर्स लाइक जैसे राजा रवि वर्मा है जो प्रोड्यूस करते थे इमेजेस को, मास सर्कुलेशन, वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगी। अब पुअर जो वर्ल्ड था, इनग्रेवर जो खुद मतलब उसमें नक्काशी का काम करते हैं, वुड ब्लॉक पे सेटअप करने लगे अपनी शॉप्स को नियर लेटर प्रेस, अपनी जो शॉप है वो प्रेस के पास लगाने लगे ताकि उनकी प्रिंट शॉप से उनको काम मिल सके, एम्प्लॉयड मिल सके। क्योंकि इमेजिन का काम था इनका, तो नक्काशी का काम था, तो अगर प्रिंटिंग प्रेस के पास इनकी शॉप होगी तो इमेजेस बनाने का इनको काम मिलेगा। एंड चीप प्रिंट कैलेंडर इजिली अवेलेबल थे बाजार के अंदर, और पुअर भी उनको खरीद सकते थे, अपनी वॉल्स को डेकोरेट कर सकते थे। और इस तरीके से प्रिंट अब जो शेप ले रहा था, आइडिया ऑफ द मॉडर्निटी, बिल्कुल नए तरीके से जो उनका ट्रेडिशन है, उनका रिलीजन है, धर्म है, राजनीतिक है, जो सामाजिक है, जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, बिल्कुल मॉडर्निटी नए शेप ले रहा था। और प्रिंट में अब ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट है कैरिकल्चर। कैरिकल्चर मीन्स होता है, कैरिकेचर जो एक हम
व्यंग्य वाला चित्र बनाते हैं, किसी पे हम ये कोशिश करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या कमी है, तो व्यंग्य करना, उसको काउंटर करना, वो कैरिकेचर होता है। कार्टून वर बीइंग पब्लिश इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर्स में कार्टून और कैरिकेचर ये अब क्या होने लगे थे, प्रिंट होने लगे थे। एंड कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट होने लगे। एंड सम कैरिकेचर रेडिकल्स द एजुकेटेड इंडियंस पे ज्यादा रेडिकल्स यानी उनके जो कमियां थी उनके ऊपर ज्यादा कैरिकेचर बनने लगे, जैसे कि फैसिनेशंस विद वेस्टर्न टेस्ट इन क्लोथ, जैसे कि उनकी ड्रेसेस होती थी या वो जिस तरीके का उनका टेस्ट था, वेस्टर्न की तरफ उनका रुझान था, तो उसको लेके अब क्या होने लगे, कैरिकेचर्स बनने लगे। एंड अदर एक्सपीरियंस टू फियर ऑफ सोशल चेंज, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फियर भी था, डर भी था कि भाई अब सोशल चेंज हो रहा है, तो वो भी एक्सप्रेस करने लगे। एंड कुछ इंपीरियल कैरिकेचर्स थे जो लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट को निंदा करते थे, यानी लैम्पूनिंग मीन्स जब हम किसी की कमी बताते हैं, तो इंपीरियल कैरिकेचर कमी बताते थे नेशनलिस्ट की, एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल रूल, यानी साम्राज्यवाद, यानी जो साम्राज्यवाद था वो नेशनलिस्ट की कमी बताता था, और जो नेशनलिस्ट है वो इंपीरियल रूल्स की कमी बताता था। दोनों आपस में एक दूसरों पे क्या करते थे, काउंटर करते थे। काउंटर करने के बाद और ज्यादा इंटरेस्ट से लोग उसको पढ़ते थे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, राजा ऋतुध्वज हैं जो अपनी प्रिंसेस मंडलसेला को बचा के लेकर आते हैं राक्षस की कैद में से। कैपेटिविटी यानी कैद, और डिमॉन्स यानी जो राक्षस, और मंडलसा यानी उनकी जो राजकुमारी है उनको बचा के लेके आते हैं। इस प्रिंट में राजा रवि वर्मा ने शो ऑफ करा है और एक मैथोलॉजी पेंटिंग को दिखाया है कि पुरानी कथा को समझाने की कोशिश करी है। तो बिल्कुल अब न्यू वर्जन स्टार्ट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से वुमेन्स की लाइफ में प्रिंट ने इफेक्ट डाला। जैसे कि आपने पढ़ा कि किस तरीके से इफेक्ट डाला वुमेन्स से, पहले आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से लेबर पे इफेक्ट डाला। सेम आप पढ़ेंगे अब किस तरीके से वुमेन पर इफेक्ट डाला। तो इसका जो वुमेन प्रिंटिंग का अगर हम देखें तो Women and print, lives and feelings of women begin to be written in particularly vivid and intense way। अब जो वुमेन्स के रिटर्न लिखी यानी उनके ऊपर लिखी जाती थी, उनकी लाइफ्स के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में बहुत ही क्लियर इंटेंस था, क्योंकि उनपे लोगों को लिखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। और वुमेन जो थी रीडिंग करती थी वो इंक्रीज हो रहा था एनॉर्मसली। मिडिल क्लासेस होम्स की जो वुमेन थी स्पेशली वो ज़्यादा रीडिंग करती थी, और लिबरल हस्बैंड जो थे, उनके उदारवादी विचार वाले जो स्वतंत्र यानी फ्री सोच वाले जो हस्बैंड और फादर्स थे, उन्होंने एजुकेटिंग करना शुरू कर दिया अपनी वुमेन्स को घर पे ही। और वो स्कूल जब भेजना भी शुरू करा जब वुमेन्स के लिए स्कूल सेटअप हो चुके थे सिटीज में और टाउन्स में, तो 19th सेंचुरी में ये स्कूल सेटअप हो चुके थे। और मैनी जर्नल्स भी स्टार्ट कर चुका था, जर्नल्स ने, पत्रिकाओं ने भी कैरिंग राइटिंग्स लिखना शुरू कर दिया था वुमेन्स के बारे में। एक्सप्लेन बाय वुमेन शुड बी एजुकेटेड, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, और उनके सिलेबस के बारे में लिखना शुरू करा। अटैच से सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज बी होम बेस्ड स्कूलिंग, यानी वो घर पे भी पढ़ सकें, इस बेस पे उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंट होने लगा। तो ये सब वुमेन के और प्रिंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से वुमेन की फीलिंग्स और लाइफ्स के बारे में लिखा जाने लगा और वेलकम किया गया उनका प्रिंट में। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं था सबके जो थॉट थे वो एक जैसे होंगे। तो नॉट ओनली फैमिलीज वो लिबरल, यानी सभी तो फैमिली लिबरल नहीं थी, खुले विचारों वाली फैमिलीज नहीं थी। अब कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव करते थे, यानी जो पुराने विचार वाले जो हिंदू थे, यानी पुराने उनके विचार थे, थॉट थे, रूढ़िवादी थे, वो विश्वास करते थे कि लिटरेट गर्ल वुड बी विडो, की वो विधवा हो जाएंगी। अगर लड़कियों को पढ़ाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। इसी तरीके से मुस्लिम्स भी डरते थे कि अगर वुमेन्स को एजुकेटेड कर दिया जाएगा तो करप्ट हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी और वो गलत राह पे चले जाएंगी। रीडिंग्स उर्दू रोमांस, यानी रोमांस से रिलेटेड अगर वो उर्दू में कोई चीज पढ़ती हैं तो उनपे माइंड पे गलत चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। समटाइम रेबल वुमेन, जो विद्रोही वुमेन थी, जो इन चीजों को नहीं मानती थी, चाहे वो कंजर्वेटिव हिंदूज हो या मुस्लिम का जो फियर था, उन्हें रेबल वुमेन्स कहेंगे, यानी विद्रोह करना। जब हमें कोई काम पसंद नहीं आता तो हम उसका क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, वो रेबल वुमेन। तो डिफाइड, उन्होंने इनकार कर दिया। डिफाइड यानी मना करना। सच प्रोविशंस यानी इसका निषेध करना, बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस प्रतिबंध को नहीं मानेंगे।
तो वी नो दैट द स्टोरी, हम कुछ स्टोरी से समझेंगे, जैसे कि गर्ल है कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में नॉर्थ इंडिया में, जो कि सीक्रेटली लर्न करा, उसने रीड करना सीखा और राइट करना, लेकिन पहले उसने उर्दू में ही करा, उसको उर्दू में ही बोला था कि आप उर्दू में पढ़ोगे, उसकी फैमिली चाहती थी कि वो रीड करे सिर्फ अरबिक कुरान में ही, और जबकि वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती थी, तो उसने इंसिस्ट करा लर्निंग के लिए कि मैं वही लैंग्वेज अंडरस्टैंड जो मुझे होती है मैं उसी में रीड करना पसंद करूंगी। उसने उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखा, लेकिन उसको बाद में जब बोला गया था कि अरबी कुरान अरेबिक भाषा में आपको सीखना है, तो उसने उसको सीखने से मना कर दिया। इसी तरीके से रस सुंदरी देवी हैं जो बंगाल की हैं, उनकी शादी हो गई थी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, जो कि उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लर्न एंड रीड सीक्रेसी ऑफ हर किचन, अपनी किचन में ही पढ़ना लिखना सीखा, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी अमर जीवन के, पब्लिश हुई थी ये 1876 में। इसको उन्होंने इसमें पूरा बताया है बंगाली लैंग्वेज में कि किस तरीके से उनके साथ बिहेव होता था। तो यहाँ पे दो वुमेन्स की स्टोरी है, एक बंगाल की और एक मुस्लिम फैमिली की, दोनों ही कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, यानी औरतों को पढ़ाने का फेवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल में अमर जीवन वन वर्ड में आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए। रस सुंदरी देवी ने क्या लिखा था, अमर जीवन लिखा था, 1876 में लिखा था। यहाँ पे कि जैसे कि इसमें दिखाया गया है, साफ बताया कि इंडियन की जो चार दीवार इंडियंस चेरीवारी जो भी इसके अंदर बताया है, तो उससे रिलेटेड इसमें आप जो है एक बार इसको रीड कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से है। इस कवर पेज में जिस तरीके से उन्होंने शो करा हुआ है कि किस तरीके से बैठ के लोग आपस में बात कर रहे हैं। एंड जर्नल ऑफ कैरिकेचर्स बनाए गए हैं, पब्लिश हुए 19th सेंचुरी में। और चेरीवरी नोटिस है, इसमें इंपीरियल ब्रिटिश ने नोटिस दिया है कि किस तरीके से राइस्ट एट द सेंटर अथॉरिटी एट द इंपीरियल, यानी उनके जो अधिकार हैं साम्राज्य को, और वो बताते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से उनको कार्टून के अंदर साफ साफ समझाया है कि ब्रिटिश मास्टर को हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो ये एक फिगर है जो कि दे रखी है, प्रिंट की गई हुई है चैरीवरी। उसके बाद है सिंस सोशल रिफॉर्मर एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट। सोशल रिफॉर्मर जो थे, जो समाज सुधार थे, और जो नॉवेल्स को ऑलरेडी क्रिएटेड कर रहे थे एंड इंटरेस्ट ले रहे थे वुमेन्स लाइफ में, इमोशंस में, तो वो भी चाहते थे कि वुमेन्स को की लाइफ्स के बारे में लिखे। उन्होंने 1860 में बंगाली वुमेन लाइका कैलाश वासनी देवी थी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा वुमेन्स के साथ किस तरीके से होता है, जैसे कि वो उनको जेल में घर एक जेल को के समान बताया है, और किस तरीके से उनका इग्नोरेंस किया जाता था, और किस तरीके से उन्हें डोमेस्टिक लेबर बना के रखा जाता था, उनके साथ अनजस्टिस बिहेव किया जाता था। तो ये सब उन्होंने शो करा है। यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे और जो नॉवेल्स थे ऑलरेडी क्रिएट होने लग गए थे, वुमेन्स के इमोशनल से लेकर इंटरेस्टेड लाइफ के बारे में स्टार्ट हो चुके थे। अब वुमेन्स भी थी जो अब उनके लाइफ के बारे में, वो अपने लाइफ के बारे में बताना चाहती थी और लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ बंगाली वुमेन्स हैं, लाइक कैलाश वासनी देवी हैं, जिन्होंने लिखा और यहाँ पे उन्होंने बताया वुमेन्स के बारे में। इसी तरह 1880 में महाराष्ट्र में ताराबाई और सिंधे पंडित रामबाई हैं, जिन्होंने लिखा और उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और किस तरीके से उन्होंने माइजरेबल दिखाया, अपर कास्ट में, ऊंची कास्ट में भी हिंदुओं की जो वुमेन थी और जो विधवा थी, उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता था। तो तमिल नॉवल में भी एक्सप्रेस किया गया है कि वुमेन्स जो हैं कितना कन्फाइन करती हैं सोशल रेगुलेशंस को लेकर, और उन्होंने लिखा है वर्ल्ड इज स्मॉल, यानी मोर देन हाफ माई लाइफ, मेरी आधे से ज़्यादा जो लाइफ है, अगर मुझे कोई खुशी मिली है तो वो बुक से ही मिली है, नहीं तो जो फैमिली के अंदर जिस तरीके से हम इम्प्रीजन समझा जाए या हमारे साथ जो बिहेव होता है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। उसके बाद यहाँ बेगम रॉकी शौकत हुसैन है, जो एक लिटरेचर में लिखकर अपने आप को बताती हैं कि किस तरीके से उनके साथ बिहेव होता है। जैसे कि वो बोलती हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो कहते हैं कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए इस्लाम, क्योंकि वो खराब हो जाएंगी। तो वो वुमेन कहती हैं कि अगर हम वो पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम खराब हो जाएंगे, और अगर मैन पढ़ेंगे तो क्या उनका माइंड खराब नहीं होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन करा इन्होंने 1926 में अपनी नॉवेल्स में। तो यहाँ पे साफ बताया गया है कि किस तरीके से वुमेन अब
का प्रिंट पर क्या रिलेशन है। बहुत सारे राइटर्स थे वुमेन के ऊपर लिखने लग गए थे, और अब वुमेन्स कुछ लोग ऐसे थे जो उनको पढ़ने में प्रीफर कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो पढ़ना चाहते थे कि वो ना पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जो वो लिखने लग गई थी। 20वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें, जर्नल लिखे जाने लग गए थे, पत्रिकाएं लिखी जाने लगी थी वुमेन्स द्वारा, एक्सट्रीमली पॉपुलर भी हुई, वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते थे इश्यूज लाइक किस कौन कौन से इश्यूज होते थे, वुमेन्स एजुकेशन को लेकर, उनकी विधवा जीवन को लेकर, उनकी विधवाओं की दोबारा शादी को लेकर, और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक होते थे जो प्रिंट होते थे, और हाउस होल्ड उनके घर के काम चीज़ें समझाने से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, और वुमेन्स को एंटरटेनमेंट करने की शॉर्ट स्टोरीज होती थी, और सीरियलाइज नॉवेल्स होते थे, यानी पहले एक आएगा भाग, फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा, सीरियलाइज यानी धारावाहिक नॉवेल्स हुआ करते थे। तो ये वो सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉपुलर हुए। पंजाब के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे फॉक लिटरेचर्स थे जिन्होंने प्रिंट करा 20वीं सेंचुरी में, जैसे राम चड्डा जी जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। स्त्री धर्म विचार, इसके अंदर उन्होंने वुमेन्स को बताया कि वो एक आज्ञाकारी वाइफ कैसे बन सकती हैं। सेम ऐसे ही खालसा ट्रैक सोसाइटी के अंदर भी उन्होंने भी बुकलेट्स, सस्ती बुकों को प्रिंट करते वक्त यही मैसेज दिया कि किस तरीके से वुमेन को की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें ये साफ दिखाया है कि कैसे ये अपने कंधे पे एक वुमेन्स को बैठा रखा है, और उसको उसकी सराहना कर रहा है। कलयुग की ये शुरुआत है, जैसे कि ये अपनी माँ को क्या कर रहा है, जंजीर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने डोमिनेट करा है इस पिक्चर को कि किस तरीके से लेडीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और माँ को किस तरीके से जंजीर में संभाल बांध रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से बंगाल में भी उन्होंने बहुत सारे कलकत्ता का जो मेन सेंटर है, जो कलकत्ता मेन सेंटर है बटाला जो है, उन्होंने प्रिंटिंग वहाँ पे डेवलप होने लगा, प्रिंटिंग पॉपुलर बुक की, और वो चीफ एडिशंस निकालते थे किसके ऊपर, धर्म के ऊपर पत्रिका निकलती थी, और स्क्रिप्चर्स जो होते थे धर्म, और जो उनकी धर्म ग्रंथ होते थे उसके ऊपर लिटरेचर निकलते थे। और कुछ लोग कुछ ऐसी लिटरेचर भी थी जो ऑफ सीन और स्कैंडलस थी, यानी जो अनुचित थी, जो अश्लील थी, लेकिन फिर भी 19वीं सेंचुरी में वो बुक्स बहुत ज़्यादा प्रिंट हुई। प्रोफेशनली इलस्ट्रेशन यानी चित्रकारी के साथ अधिक मात्रा में पॉपुलर प्रिंटेड हुई, और वुड कट्स और कलर लिथोग्राफी के साथ। पैलेट जो थे बटाला की पब्लिकेशन को घर घर लेके जाते थे, और वुमेन्स उनको रीड करती थी और अपना खाली टाइम स्पेंड करती थी। इस पिक्चर में बताया है कि कैसे बिल्कुल सिस्टम चेंज हो रहा है, कैसे अब लेडी हुक्का पी रही है और ये मैन सितार बजा रहा है, यानी कल्चर बिल्कुल चेंज हो रहा है। जिस तरह हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं उससे हमारी लाइफ क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एंड पुअर पीपल, अभी आपने देखा वुमेन्स की लाइफ में क्या चेंज हुआ। अब हम देखेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल कि किस तरीके से प्रिंट ने पुअर पीपल्स के ऊपर इम्पैक्ट डाला। वेरी चीप स्मॉल बुक्स जो थी वो मार्केट में 19वीं सेंचुरी तक तो आ गई थी। मद्रास में जो टाउन था सोल्ड एट क्रॉस रोड, यानी चौक चौराहों पे भी बुकें बिकने लगी थी, और पुअर पीपल्स जो थे ट्रैवलिंग मार्केट में घर जाके उस खरीद सकते थे, और लाइब्रेरी भी सेटअप होने लगी थी 20वीं सेंचुरी तक। बहुत ज़्यादा बुक्स तक सबकी एक्सेस हो चुकी थी, पहुंच हो चुकी थी, अब पहले से ज़्यादा एक्सपेंड हो रही थी। और लाइब्रेरीज जो थी मोस्टली सिटीज़ और टाउन में ही होती थी, और प्रॉस्पर विलेज में भी जो रिच लोकल पैट्रन थे वो भी पैट्रॉन्स थे वो भी चाहते थे कि जो संरक्षण थे रिच लोकल, वो भी चाहते थे कि लाइब्रेरी हमारे यहाँ सेटअप हो, क्योंकि उसको प्रेस्टीज माना जाता था, क्योंकि लाइब्रेरी का होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो लाइब्रेरी सेट होने लगी जहाँ बुक जाके लेके पढ़ सकते थे। 19वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें बहुत सारे इश्यूज उठने लगे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन बिगन टू रिटन अबाउट ऑफ द प्रिंटिंग फैक्ट, ऐसे जाति के ऊपर अब क्या था लिखा जाने लगा। तो ज्योतिबा फुल्ले जो थे मराठा के, उन्होंने पॉइनर ऑफ लो कास्ट के ऊपर लिखा, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो अनजस्टिक थी कास्ट सिस्टम में, उन्होंने गुलामगिरी में 1871 में लिखकर बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के थे जो लिखा, और ई वे रामस्वामी न्यायकर ने मद्रास के थे उन्होंने लिखा। और इस तरीके से प्रियार, ये जिनको प्रियार कहा जाता है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट व्यक्ति थे जो कि स्पेशल थे, और इनकी अभिव्यक्ति बहुत सुपीरियर थी, तो इन्हें प्रियार कहा जाता था। ये जो बेटर इन लोगों को जाना जाता था, इन्हें पावरफुली इन्होंने कास्ट के ऊपर लिखा और रीड करा लोगों ने। पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट मूवमेंट चले, और जो प्रोटेस्ट थे और जो सेक्ट्स थे यानी संप्रदाय थे और धर्मों के भी, उन्होंने भी उसमें भी जनरल पॉपुलर हुए। और जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स थी, धर्म हमारे पुराने धर्म ग्रंथ थे, उसकी क्रिटिसाइज किया गया, और एक नए
ही बिल्कुल विजन को, एक फ्यूचर को इमेजिन किया जाने लगा कि ऐसी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए और नई चीज़ें होनी चाहिए जो धर्म में चेंज चाहते थे। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि पुअर पीपल्स की लाइफ में चेंज आया, कास्ट को लेकर चेंज आया, गुलामगिरी किसने लिखी थी। और यहाँ पे मद्रास में भी यहाँ पे हैं राम स्वामी नायकर, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के, और यहाँ पे मद्रास के, और ये गुलामगिरी मराठा। तो आप इन तीनों चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि क्या जो कम एजुकेशन वाले वर्कर थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, वो लिख पाते थे? नहीं, वो नहीं लिख पाते थे अपने एक्सपीरियंस को, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता था, एजुकेशन कम होती थी। लेकिन फिर भी काशी बाबा कानपुर के मिल वर्ग थे, उन्होंने छोटा और बड़े का सवाल लिखी और उन्होंने शो करा कि किस तरीके से उनकी जो कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हुआ है, उसके अंदर उन्होंने दिखाया। पोएम्स भी बहुत सारी थी जो कानपुर के एक मिल वर्कर थे, उन्होंने इस नाम से लिखी, सुदर्शन चक्र से के नाम से लिखी, और उन्होंने पब्लिश करी इसको। सच्ची कविताएं थी उसके अंदर, जो कलेक्शन था उसका कविताओं का। बेंगलोर के अंदर भी एक ऐसे ही मिल वर्कर थे जिन्होंने सेटअप करी लाइब्रेरीज अपने आप को एजुकेट करने के लिए, और एग्जाम्पल बना बॉम्बे वर्कर्स के को लेकर, क्योंकि बॉम्बे वर्कर्स को उन्होंने देखा होगा, तो उनके एग्जाम्पल को सेट करते हुए उन्होंने लाइब्रेरी सेट करी और एजुकेट करा अपने आप को। और ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने उसको स्पॉन्सर करा लाइब्रेरीज को भी, और उन्होंने भी कोशिश करी कि जो ड्रिंकिंग है अमंग सब लोगों के बीच में वो कम हो सके, बैन हो सके, और बहुत सारे लिटरेसी है वो इंक्रीज हो सके, यानी साक्षरता दर बढ़ सके। और सम टाइम टू प्रोपगेट मैसेज टू नेशनलिज्म, और उन्होंने राष्ट्रीयवाद का भी प्रचार प्रसार करा ताकि ये इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप, यानी किस तरीके से प्रिंट पर सेंसरशिप लगाया गया। प्रिंट एंड सेंसरशिप का मतलब क्या है? प्रिंट एंड सेंसरशिप का मतलब है कि कॉलोनियल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे पहले के जो टाइम पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सेंसरशिप की, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हुई क्योंकि इंग्लिश मैन जो थे उनके लिए पहले तो आराम से फ्री होकर लिखा जा सकता था कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो कंपनी लेकिन चिंता में आ गई कि जो हमारे लिए क्रिटिसाइज, हमारी बुराई की जा रही है, तो वो हमारे लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि जो हमारी ट्रेड है, मोनोपोली है, वो छीनी जा सकती है। किसके द्वारा? कंपनी के जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड के जो और भी लोग हैं, अगर वो इन चीज़ों को देखेंगे तो वो हमारी मोनोपोली छीन लेंगे। तो ये पहले तो वो प्रेस में आराम से प्रिंट कर सकते थे और लोग पढ़ सकते थे, लेकिन जब ये सब देखा तो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया एक रूल, कंट्रोल करने के लिए प्रेस की फ्रीडम छीन ली, और कंपनी बिगन एनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, सिर्फ उन्हीं को एनकरेज करा जो उनके बारे में लिख सकती थी अच्छा ब्रिटिश रूल के बारे में। तो 1820 में कलकत्ता सुप्रीम ने पास करा, लेकिन 1835 में अर्जेंट पिटिशन, उन्होंने एक याचना दी, एक एप्लीकेशन दी कि एडिटर्स ऑफ इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ने, वर्नाकुलर यानी जो दूसरी स्थानीय भाषाओं के न्यूज़पेपर थे उन्होंने, और इंग्लिश एडिटर्स ने, और गवर्नर जनरल बेंटिक एग्री हो गए, ठीक है। उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया कि प्रेस से जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दी। लेकिन फिर थॉमस मैकेले ने क्या करा? मैकेले ने करा कि लिबरल जो स्वतंत्रता थी जो उनको दी गई थी, फिर से उन्होंने उसको रिस्टोर कर लिया, छीन लिया, और उन्होंने 1857 के बाद जो फ्रीडम उनकी थी बिल्कुल छीन ली। एंड्राज इंग्लिशमैन डिमांड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस, यानी अब जो भी इसके अगेंस्ट लिखेगा वो नहीं प्रिंट होने देंगे। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकम असर्टिव, उन्होंने अपने उस पर पक्का कर लिया। नेशनलिस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन डिबेटिंग मेजर स्ट्रिंग कंट्रोल, उन पे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर यानी जो भी उनके ऊपर प्रिंट होता था तो वो अब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो भी उनकी डिबेट होती थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हो गया, और इरिश प्रेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट एक्सटेंसिव राइट मिल गया सेंसर रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट को सेंसर करने का मतलब है वो पढ़ेगी और एडिटोरियल्स का अगर जरूरत पड़ी तो वो करेगी वर्नाकुलर प्रेस में, और तभी हो सकता है जब उसे परमिशन मिल जाएगी। यानी अब गवर्नमेंट रेगुलर ट्रैक करने लगी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ने लगी, और किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले। और रिपोर्ट जो थी अगर वो सेडिटियस है, विद्रोही पाई जाएगी, तो वो पहले तो उसको वार्निंग दी जाएगी कि भाई ये इसको नहीं प्रिंट करना। अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी, और उसकी जो प्रिंटिंग मशीन है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। तो ये इरिश लॉ क्या था? वर्नाकुलर एक्ट क्या था? वर्नाकुलर एक्ट का मतलब यही था कि
प्रेस की स्वतंत्रता छीन लेना और उनको अपनी मर्जी से प्रिंट करने का कोई भी अधिकार नहीं था। अगर वो कुछ प्रिंट करेंगे पहले तो उनको वार्निंग दी जाएगी और वार्निंग देने के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उससे उनसे उनकी मशीन छीन ली जाएगी, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। यानी पहले तो उनको अधिकार था, यहाँ आपने देखा प्रिंट करने का राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले का जो कॉलोनियल स्टेट था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनको लगा, डर बैठने लगा कि अगर ऐसे ही हमारे बारे में लिखने लगे तो हमारी मोनोपोली इंडिया में छीन सकती है, तो उन्होंने फिर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में क्या कर दिया, प्रेस पे एक्ट लगाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकते। लेकिन फिर जब उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन डाली, पिटिशन यानी उन्होंने याचना करी एडिटर ऑफ इंग्लिश ने, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स ने और बहुत सारे गवर्नर, फिर इन दोनों ने, तो गवर्नर जनरल जो थे वहाँ के उस टाइम पे बेंटिक एग्री हो गए कि ठीक है इस लॉ को हम रिवाइज करते हैं। तो लेकिन फिर भी मॉक्यूले ने इसको, थॉमस मॉक्यूले ने इसे ऑफिशियल जो थे वो लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल फॉर्मुलेट न्यू रूल्स बनाए और रिस्टोर कर ली उनकी फ्रीडम। और जो 57 में जो विद्रोह हुआ था उसके अकॉर्डिंग उनसे सारी वो उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो असर्टिव थे नेशनलिस्ट के लिए, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट से डिबेट करते थे, अब उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से इरिश एक्ट प्रेस लॉ बन गया कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छापोगे, छपने से पहले उसको रीड करा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब डिस्पाइट रिप्रेसिव इतने सारे विद्रोह होने के बाद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रो होने लगे इंडिया के अंदर और अपनी रिपोर्ट कॉलोनियल के मिस रूल के बारे में वो प्रिंट करते थे, उनकी एक्टिविटीज प्रिंट करते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई चाहे उनको रोके या कोई कंट्रोल करे। तो उनके अलावा भी, इसके अलावा भी, ये सब होने के बाद भी बहुत सारे न्यूज़पेपर आने लगे थे, एक्टिविटीज प्रिंट होने लगी थी और नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर ही रहे थे और किस जो प्रोटेस्ट था वो चल ही रहा था। लेकिन फिर जो भी प्रोटेस्टिंग थी जिस तरीके से चल रहा था, उसके बाद इनको देखते हुए जो गवर्नमेंट थी उसने जब ये सब देखा तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जो उनको क्या कर लिया, उनको काला पानी की सजा दे दी और डिपोर्टेड करा 1907 में। तो जब ये देखा बाल गंगाधर तिलक ने उनके बारे में लिखना शुरू करा केसरी में, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया 1908 में। तो 1907 में यहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो थे बहुत सारे, उनको डिपोर्टेड कर दिया गया, काला पानी भेज दिया गया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जब उनको अपने केसरी में लिखा, अपने न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखा, तो उन्हें भी जेल में भेज दिया गया 1908 में। और इसकी जो निंदा इंटर्न जो भी ये थी प्रोवेकिंग, वो पूरे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट में बदलकर पूरे भारत में फैल गई। तो कुल मिला के चैप्टर के अंदर प्रिंट के जो भी आपने देखा है, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है ये सेंसरशिप क्या होती है, कि जब किसी चीज पे रोक लगा देते हैं कि बिना रीड करे हम उस चीज को प्रिंट नहीं होने देंगे, वो सेंसरशिप होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे सीन होते हैं मूवीज के अंदर जो सेंसर अगर उसको देखती है वो गलत है तो उसको एडिट करवा के जब मूवी स्टार्ट कराती है, ऐसी प्रिंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं तो उसको सेंसर करा दिया जाता है, उसको कट करा जाता है और उसको प्रिंट नहीं होने दिया जाता है। तो प्रिंट और सेंसरशिप का रिलेशन क्या है, और यहाँ पे पुअर लाइफ लोगों की अब पहले से वो रीड कर सकते थे, बुक्स उनके पास पहुंच चुकी थी और क्योंकि लाइब्रेरीज ओपन हो चुकी थी और इसके अंदर साफ बताया वुमेन्स की लाइफ में अब चेंजेस आ रहे थे। बहुत सारी वुमेन्स थी जो अब राइटर बन चुकी थी और बहुत सारी वुमेन्स हैं जो पढ़ लिख सकती थी और अब बिल्कुल ही नई चीजें सामने आ रहे थे, नए नए नॉवल सामने आ रहे थे वुमेन्स को लेकर, तो उनकी लाइफ पहले से बेटर हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया है कि किस तरीके से पब्लिकेशन पहले कैसे होते थे अब कैसे होते थे, यानी अब पब्लिकेशन वुमेन्स के ऊपर भी होने लगे थे और जो वर्कर्स थे, जो मिल वर्कर्स थे, वो भी प्रिंट करने लगे थे, तो बिल्कुल न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन होने लगी। तो थैंक यू।